नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 12 ऑफ जुलाई 2023। जैसे कि आप लोग दोस्तों देख पा रहे हैं, हमारे सारे जो करंट अफेयर्स के सेशंस रहेंगे वो पूरी तरीके से स्पेसिफाई रहेंगे आरआरबी पीओ मेंस के लिए, राइट। तो जो सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है और जितने भी एस्पिरेंट्स आरआरबी पीओ को सीख कर रहे हैं उन सभी के लिए ये सेशंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं इलैबोरेटिव फॉर्म में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों, रिवीजन का एक सीरीज़ यहाँ पर शुरू किया गया है। वो सीरीज़ आपको कैसी लग रही है? क्या उस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें और क्या उसमें चेंजेस लेकर आना चाहिए? ऐसी सारी एडवाइसेस के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप प्लीज़ अपनी राय उसमें लिखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन की पहली न्यूज़। एलॉइड्स बैंकिंग ग्रुप नेम्स सिरिशा वरुणगाती एज सीईओ ऑफ एमडी ऑफ एलॉइड्स टेक्नोलॉजी सेंटर इन इंडिया। तो यहाँ पर जितने भी एलॉइड्स बैंक है इंडिया में बेस्ड, जैसे कि हैदराबाद में आपको मिलेगा, तो उन सभी की इंडिया ओरिजिन की जो सीईओ और एमडी अपॉइंट की गई है एलॉइड्स बैंकिंग ग्रुप के द्वारा, वो रहेंगी सिरिशा वरुणगाती। ठीक है, इनका नाम यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट नाम पर ही आपसे क्वेश्चन पूछने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर रहेंगे। She had a great background as she had served as a managing director and member of board for JC Penny in India, right? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इनका बैकग्राउंड रहे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी इनको इस मार्केट का है। साथ ही साथ दोस्तों, ना केवल हम करंट अफेयर्स बल्कि स्टैटिक अवेयरनेस की न्यूज़ भी आपको देंगे, ताकि एक ही छत के नीचे अंडर दी वन रूफ आपकी सारी प्रिपरेशंस को हम करवा पाएं। तो एलाइट्स बैंकिंग ग्रुप जो है वो करीबन 2009 में फाउंड किया गया था, और अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूँ तो ये आपको एडिनबर्ग में देखने को मिलेगा, जो कि यूनाइटेड किंगडम यूके में है। ठीक है, उसी के साथ साथ इसके चेयरमैन का नाम हो जाता है रॉबिन बुडनबर्ग, राइट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि हम आपको यहाँ पर हर पैरामीटर के हिसाब से तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एलॉइड्स बैंकिंग ग्रुप्स टेक्नोलॉजी सेंटर इन इंडिया। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट हो जाएगा चार ऑप्शन में से, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज श्रीशा वरुणगाती, राइट। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लीज इसे आप क्या करेंगे, मार्क डाउन करेंगे, राइट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, और नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है बेसिकली इंपॉर्टेंट डे के ऊपर, जो कि यूनेस्को के द्वारा किश्वाहिली लैंग्वेज, एक अफ्रीकन लैंग्वेज है दोस्तों, उसे यहाँ पर तवज्जो दिया गया है। तो यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर वर्ल्ड किश्वाली डे मनाया जाता है ऑन एवरी ईयर। किस दिन? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 7 जुलाई, राइट। काफी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर रहेगा। डेफिनेटली यूनेस्को की सारी स्टैटिक के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले न्यूज को एक बार देख लेते हैं। इन द 1950s, the UN established the Kiswahili language unit of United Nations Radio, and today Kiswahili is the only African language in the Directorate and Global Communication at the UN। तो बेसिकली यहाँ पर जो स्वाहिली लैंग्वेज और किस्वाहिली लैंग्वेज, एक ही नाम है इसके, तो यहाँ पर ये पहली ऐसी अफ्रीकन लैंग्वेज है जिसे इतना ऑनर दिया गया है। ठीक है, थीम क्या हो जाएगी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी आप इम्पॉर्टेंट डे पढ़ रहे हैं और उसमें कोई थीम है या फिर कोई बेसिक एडिशन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो थीम क्या है? अनलीशिंग किश्वालीज पोटेंशियल इन द डिजिटल एरा, राइट। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, आप इसे क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर मैं इसके सिग्निफिकेंस की बात आप लोगों से करूं तो मुझे और आपको यहाँ पर डिटेल देनी चाहिए। कम से कम 200 मिलियन से ज्यादा स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, और 10 मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है किश्वाहिली। ठीक है, बेसिकली ये आपको सेंट्रल सदर्न अफ्रीका और मिडल ईस्ट में सुनने को ज्यादा मिलेगी दोस्तों। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर और रहेगी। चलिए यूनेस्को की बात कर लेते हैं, इसके स्टैटिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि इसके पूरे टेक अवेज को हम अपने साथ लेकर जा सकें। तो यहाँ पर यूनेस्को की बात अगर मैं करूँ तो इसका हेडक्वार्टर सबसे पहले कहाँ हो जाता है? पेरिस, फ्रांस में।
ठीक है। उसके बाद इसे फाउंड कब किया गया था, तो 1945 में किया गया था दोस्तों, है ना। और ये भी ध्यान रखना कि इसके डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है, तो इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है ऑद्रे ऑजले, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका निमोनिक बना के आप इसे जरूर याद कर लें। तो वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा आपका 7 जुलाई, ठीक है। थीम दी गई है, थीम को नोट करना ना भूलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर, जो कि एक तरीके से क्या है, अपॉइंटमेंट है और मेरा फेवरेट सेगमेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके करंट अफेयर्स का। क्योंकि दोस्तों हम अपने एडिशन को, जो हमारा यहाँ पर ये सीरीज चल रहा है करंट अफेयर्स का, उसको हम इसी तरीके से तैयार करते हैं कि आपको ये बता सके कि एक्चुअल में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पैटर्न क्या फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम हमेशा अपनी की आय वहाँ रखते हैं कि किस तरीके से क्या क्वेश्चंस डिमांड कर रहे हैं, क्या सेक्टर्स पर ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं और क्या हमें फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कृष्णन मिश्रा को क्या बनाया गया है, बेसिकली यहाँ पर सीईओ बनाया गया है फॉर एफपीएसबी, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, राइट। तो यहाँ पर नाम ध्यान रखिएगा, कृष्णन मिश्रा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ये नया रोल यहाँ पर मिश्रा जी लीड करने वाले हैं, वो यहाँ पर बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोफेशन को दर्शाता है इंडिया में, और इनको कम से कम 20 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस सेगमेंट पर, ठीक है। काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड ये भी लेकर बैठे हैं और 1 अगस्त से इनकी इफेक्टिव जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंदर भी काफ़ी काम कर चुके हैं, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड लेकर ये यहाँ पर आते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड एफपीएसबी ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड डैश एज सीईओ, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका कृष्णन मिश्रा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पीएनबी ने यहाँ पर वर्चुअल ब्रांच अनाउंस कर दी है, ठीक है। तो पीएनबी ऐसी हमारे इंडिया की ब्रांच बनी, बैंक बनी है, जिसने पीएनबी मेटावर्स यहाँ पर क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स आपको दे दिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो सब चीजें एक साथ यहाँ पर दी है आपको मैंने। पीएनबी हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ पीएनबी मेटावर्स, अ virtual branch that offers a unique banking experience. Number one, customers can explore various products and services such as bank deposit, loan, digital products, government schemes through their mobile phones and laptops only. They don't, or they do not have to go any of the physical branch, stand in a queue asking for the questions. No need. Just pick up your phone, laptop, and you can go through any of your queries very easily, right? PNB Metaverse provides customers with exclusive access to the virtual environment, and customers can engage with the bank's offering and from the comfort their homes and offices. Now it will going to be in the digital avatars and also in the 3D experience immersively. And also the PNB aims to leverage that technology to enhance customer engagement, streamline customer acquisition, and deliver high पर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, राइट। तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस अब होने वाला है, और अब पीएनबी के लिए आपको ब्रांच जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ डिजिटल एरा के हिसाब से डिजिटल ही रहेगा, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर मार्क डाउन करेंगे दोस्तों। कौन सी बैंक हो जाती है, तो पीएनबी। क्वेश्चन कैसे बनेगा, विच कमर्शियल बैंक रिसेंटली लॉन्चेस वर्चुअल ब्रांच इन द मेटावर्स विद इमर्सिव 3D एक्सपीरियंस, तो करेक्ट हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों ये भी। तो आज का ये सेशन बेसिकली यहाँ पर बैंकिंग, फाइनेंशियल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आरबीआई ने यहाँ पर अपॉइंट कर लिया है पी वासुदेवन को एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों क्या है, हमारी सेंट्रल बैंक है इंडिया की, राइट। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की पहले फर्स्ट 2 इयर्स तक जो हेडक्वार्टर थी वो कैलकाटा में थी, दैट इज फ्रॉम 1935 टू 1937, और उसके बाद 1937 से अभी तक परमानेंटली शिफ्ट हो चुका है ये मुंबई में। और मैं आपको बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो कमेटी होती है उसमें 21 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 4 डेप्यूटी गवर्नर्स और 4 लोकल गवर्नर्स के साथ 2 मिनिस्ट्री के लोग रहते हैं फाइनेंस के, और 10 लोग जो अपॉइंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद आरबीआई, दैट इज द गवर्नर, ओके। तो ये तो आपको पता ही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टेटमेंट है उसमें वासुदेवन जी को यहाँ पर क्या बनाया गया है, बेसिकली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, जो कि एक मैनेजर इंचार्ज की पोस्ट पर रहेंगे फॉर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स के, राइट। तो काफी
मतलब इनकी बैकग्राउंड थी ये पहले, और काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये भी रहेगा। देखो बेसिकली यहाँ पर क्या है, जो रिजर्व बैंक है वो अपनी अपॉइंटमेंट्स को इस तरीके से करता है, जैसे कोई हाई कैटेगरी रैंक वाला है तो उसे उसकी जब अब जैसे उसका 75 ईयर्स होने वाले हैं तो उसको एक बड़ी पोस्ट दे देता है, ठीक है, तो वो उसको बड़ी पोस्ट से रिटायर करता है। तो ये सारी चीज़ें देखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो काफ़ी इफेक्टिव ये रहेगा। श्री शक्तिकांत दास जी का नाम जरूर याद रखिएगा, 25th पोजीशन पर वो हमारे गवर्नर है, ठीक है। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो दैट इज पी वासुदेवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं, हाफवे थ्रू हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं दोस्तों, न्यूज नंबर 6 के बारे में। स्पोर्ट्स से निकलकर न्यूज आई है, तमीम इकबाल। तमीम इकबाल रिटायर हो चुके हैं, जो कि क्या है, वनडे कैप्टन है किसके, बांग्लादेश के। announced his shock retirement from international cricket 3 months before the team begins the ODI World Cup campaign in India. The 34-year-old was in tears and he announced his decision to end his 16-year international career in the news conference, right? तो यहाँ पर बांग्लादेश के कप्तान तमीम इकबाल अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं। और यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगी क्योंकि ये यहाँ पर इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज दोनों से काफी तवज्जो रखती है। तो इंडिया और सिंगापुर के बीच जो एक्सटेंड हुआ है एमओयू फॉर द कॉर्पोरेट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टिल 2028, दोस्तों क्या कहना है इसके बारे में, पूरी बात हम यहाँ पर करेंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि क्या ये सही है या इसमें कुछ और सुधार होने चाहिए थे। वैसे तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस ऑफ इंडिया एंड द पब्लिक सर्विसेज डिवीजन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर signed a protocol document to extend the memorandum of understanding for the more 5 years until 2028. The MOU compasses various areas of cooperation aimed at promoting administrative reforms, public sector transformation and capacity building, right? तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन से ईयर तक इनके एमओयू को एक्सटेंड किया गया है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये हो जाएगा 2028 तक। अब दोस्तों इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, थोड़ा सी इसकी बात हम करते हैं यहाँ पर कि क्या पॉइंट्स इस एमओयू में इंक्लूडेड है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे दूं, एक पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा, पीएसआर के लिए, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म के लिए, जैसे कि जो अकाउंटेबिलिटी है पब्लिक सर्विसेज की बोथ कंट्रीज में वेल डिलीवर्ड हो, और यहाँ पर बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस हो लर्न करने के लिए, फोस्टर करे दोनों के कल्चर्स को, इनोवेशन को एंड अडेप्टेबिलिटी को, राइट। दूसरा पब्लिक सर्विस डिलीवरी, राइट। तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी का मतलब जो भी ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, नॉलेज और बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर आए जाए किनके बीच, दोनों इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस हो पब्लिक सर्विसेज पर, ये सारी चीजें। दूसरा आता है तीसरा आता है लीडरशिप एंड टैलेंट डेवलपमेंट। तो जितने भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो दोनों शहरों के, दोनों देशों के बीच में होने चाहिए, और जो सस्टेनेबल गोल है उनको अचीव किया जा सके टाइमली, इवॉल्व हो, चैलेंजेस हो, लोग इवॉल्व हुए, ये सारी लीडरशिप और टैलेंट डेवलपमेंट के अंदर आता है। चौथा जो आता है वो आता है ई गवर्नेंस, ठीक है, दोनों के सिटीजन, दोनों की गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन से टाइमली इंटरैक्ट करती रहे, साथ ही साथ इनोवेशंस रहे, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग हो, मैनेजमेंट सही हो, सिटीजन एंगेजमेंट हो, ये सारी चीजें ई गवर्नेंस देखता है। पांचवा आता है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पर वही चीज है कि स्किल डेवलपमेंट हो, नॉलेज बूस्ट हो, ये सारी बात आती है, ठीक है। इसके साथ डेफिनेटली मुझे आप लोग को दोनों कंट्रीज के टेको कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर कौन हो जाएगा, ली हिजन लूंग, राइट। उसके बाद जो आपका एफडीआई का, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, लिख लेना। आज की डेट में इंडिया का टॉप मोस्ट एफडीआई कंट्री कोई है तो सिंगापुर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी इंडिया में एफडीआई हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा सिंगापुर कर रहा है, राइट। और यहाँ पर हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू सिंगापुर कौन है, तो वो पी कुमारन है। तो ये भी थोड़ा सा एक पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विद विच कंट्री इंडिया इज रिसेंटली एक्सटेंडेड द एमओयू ऑन कोऑपरेशन फॉर 5 years, तो करेक्ट हो जाएगा सिंगापुर। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड चॉकलेट डे। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैम चॉकलेट डे ये तो फरवरी में आता है, अरे भाई वो चॉकलेट डे है, वो नॉर्मल मतलब वो वैलेंटाइन वाला तुम्हारा वीक चलता है उसमें चॉकलेट डे नहीं, वर्ल्ड चॉकलेट डे है, ठीक है। तो वर्ल्ड चॉकलेट डे 7 जुलाई को हर साल मनाया जाता है, और यहाँ पर दिस स्पेशल ओकेजन पेज ट्रिब्यूट टू वन ऑफ द लाइफ मोस्ट डिलाइटफुल indulges this day. The chocolate enthusiast all the ages come together to relish their favorite treats, चाहे चॉकलेट केक हो या ट्रफल हो, या फिर क्या तुम बार जो मतलब जो बेसिकली हम कैडबरी वेडबरी खाते हैं वैसे चॉकलेट बार हो, या फिर चॉकलेट की जो गुडनेस है बस उसको सेलिब्रेट करते हैं। अब चॉकलेट के बारे में क्या ही बोलूँ, वो अपने आप में बिल्कुल
पानी आ जाता है मुंह में सुनते ही। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसको दिवस को कब मनाया गया था। तो यहाँ पर 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाते हैं। फेब्रुअरी वाला अलग है, ये अलग है, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें कोई किसी भी तरीके की तुम्हारी वो नहीं है, मतलब थीम नहीं है, तो थीम आपको याद यहाँ पर नहीं करनी, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जैसे कोट्स, एक दो कोट्स हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। चॉकलेट इज लाइक हग फ्रॉम द इनसाइड, एंड chocolate is the food of the god, right? And also chocolate is the answer who cares what the question is, and chocolate is a happiness that you can eat. Anything is good if it's made of chocolate. तो ये तो बिल्कुल सही बात है ना? 9 out of 10 people like chocolate, the 10th person is lying. तो ये बहुत सही बात है। लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, यू नेवर नो व्हाट यू आर गोना गेट। फॉरेस्ट गंप की बात है ये। फॉरेस्ट गंप बहुत अच्छी मूवी है, देखना जरूर आप लोग। ठीक है, इट्स अ फ्रेंड विद चॉकलेट, राइट? तो चार्ल्स डिकिंस ने ये बात बोली थी। वेरी 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 कुछ अच्छे अच्छे कोट्स हैं जो मैंने अभी यहाँ पर पढ़े हैं, मैंने आपके लिए निकाल के रखे थे कि चलो हम कुछ पढ़ते पढ़ते इंटरेस्टिंग बातें भी करेंगे। तो यहाँ पर हर साल को हर साल 7 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड चॉकलेट डे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स दैट आरबीआई यूजेस। चलो वापस से बैक टू द नॉर्मल वर्ल्ड, चॉकलेट की दुनिया से बाहर निकलकर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर पैसों की दुनिया में चलते हैं हम। तो मॉनेटरी पॉलिसी टूल जो आरबीआई यूज करता है, ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैं आपको बता दूं, मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने में आती है। पहली बात तो मैंने अपने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेशंस में आपको पढ़ाया है, जिसने नहीं पढ़ाया पढ़ लो। मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने में आती है, ठीक है, 2 मंथ्स में यहाँ पर आती है, और इसे निकाला जाता है आरबीआई की गवर्नर के द्वारा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? देखो, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके यूज में आती है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के यूज में आती है। और दो टाइप के टूल्स यहाँ पर रहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, एक होते हैं आपके एक होते हैं आपके क्वांटिटेटिव टूल्स और एक होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। तो ये दो तरीके के टूल्स यहाँ पर यूज की जाते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो सबसे ज्यादा बनता है किससे? क्वांटिटेटिव टूल से। क्वांटिटेटिव टूल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। ठीक है, उसके बाद एमसीएलआर आ जाता है, एमएसएफ रेट आ जाती है, सीआरआर आ जाता है, एसएलआर आ जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, दूसरी बात ये दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक बात ध्यान रखना, जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है ना, उसका सेक्शन रहता है 45ZB। 45ZB ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। एक्ट का नाम आपका हो जाएगा 1934। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मॉनेटरी पॉलिसी के 6 मेंबर्स होते हैं हमेशा। ठीक है, और इसे रेकमेंड करने वाली जो कमेटी थी वो थी उर्जित पटेल कमेटी। ठीक है, तो ये काफी नए नए क्वेश्चन है जो कि मेरे को डिस्कस करने थे, तो आज मुझे मौका मिल गया, मैंने आप लोगों के साथ कर दिया। तो कितने मेंबर्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी में? मैंने अभी अभी बताया 6। तो इसमें 3 होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जिसमें से एक गवर्नर तो हमेशा रहता ही है, और 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो अगर दोनों में कभी टाई हो जाता है तो गवर्नर जो डिसीजन लेता है वो बिल्कुल बेस्ट रहता है। ठीक है, गवर्नर, ये गवर्नर है, ध्यान रखना, गवर्नर सबसे हेड होते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, लास्ट हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, न्यूज रहेगा आज का, इंडिया और मलेशिया के बीच अब इंडियन रुपी में ट्रेड होगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। The Ministry of External Affairs declared that the trade between the India and Malaysia now can be conducted using the INR. तो अब यहाँ पर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा किस किस के बीच में? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा किसके बीच में? मलेशिया, ठीक है, और आपका इंडिया। अब अगर इंडिया चाहे या मलेशिया चाहे तो आईएनआर में ट्रेड कर सकता है। पहले ट्रेड किस में होता था? डॉलर में होता था। डॉलर इज द वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी, अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो इसका डोमिनेंस है, इसका डॉलर का, उसको कम करने के लिए आईएनआर बहुत सारे देशों के साथ ऐसा चाहता है इंडिया कि वो यूज करने लग जाए। ट्रेड जो मतलब जो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस है वो आईएनआर हो जाए तो वो काफी अच्छा होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, देखो डोमिनेंस कम होगी सबसे पहले यूएस डॉलर की, तो जो रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं ना, तो वो थोड़े खत्म हो जाएंगे, तो थोड़ा हमारे लिए पोटेंशियल रिस्क यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर इंडिया के साथ मलेशिया अब क्या कर सकता है? आईएनआर में ट्रेड कर सकता है, आपको ध्यान रखना है। By the Ministry of Commerce the day before, which reaffirmed the government's determination to establish the rupee as a global currency. This move is expected to boost the bilateral trade between the two countries and reduce transaction cost for businesses. Right?
काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, विच मिनिस्ट्री डिक्लेयर्ड दैट द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया कैन नाउ बी कंडक्टेड यूजिंग द आईएनआर एज अ मोड ऑफ सेटलमेंट। तो कौन सी मिनिस्ट्री भैया यहाँ पर शामिल होती है? दो मिनिस्ट्री के बीच में आपको भयंकर कंफ्यूजन हो सकता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ध्यान रखना, एक्सटर्नल अफेयर्स इसकी हामी देती है, बाद में इंडिया में पैसे आने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चेक करती है। ठीक है, ध्यान रखना, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है इसमें। चलिए, तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें हमने अच्छी अच्छी बातें सीखी, अच्छी अच्छी न्यूज़ पढ़ी, नई नई न्यूज़ पढ़ी, अपडेटेड फॉर्म में पढ़ी, और एमसीक्यूज जाने की किस तरीके से बन सकते हैं। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन। होम सेक्शन पर जाकर आप डेली मंडे टू सैटरडे हमारी सारी करंट अफेयर्स की वीडियोस को फॉलो अप कर सकते हैं, और साथ ही साथ शॉर्ट्स जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे। लाइव कंटेंट आपको मिलता रहेगा, और प्ले लिस्ट पर जाकर आप मन चाहे एग्जाम और मन चाहे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन ले सकते हैं। एमसीक्यू पर आपको अगर ध्यान देना है तो कम्युनिटी बेस पर एमसीक्यू भी अपलोडेड रहते हैं, वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हम 24/7 अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, Amazon प्राइम मेंबरशिप के बारे में भी बताया जाएगा। 199 रुपीज में आप 1 महीने का प्लान और 599 रुपीज में 12 मंथ्स का प्लान अवेल कर सकते हैं, जो कि आपके लिए रिकमेंडेड रहेगा। साथ ही साथ कोई भी क्वेरी होती है तो आप डायरेक्टली बेझिझक विदाउट एनी हेजिटेशन व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी पूछ लीजिए, और मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर कुछ इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा, अविजन इंस्टीट्यूट टाइप करिएगा, लोगो चेक करिएगा और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ सबसे पहले वहीं पर मिलेगी, और मेरे द्वारा बहुत सारे एमसीक्यूज और अपडेटेड न्यूज, ठीक है, आपको कहाँ मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।